इस वीडियो में हम लोग 3 आर्टिकल्स को डिस्कस करने का काम करने जा रहे हैं। एक है न्यू डेटा प्रोटेक्शन बिल। इसको मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया है, बट इस वीडियो में थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल में इसमें क्या बुराइयां और क्या अच्छाई हैं, मतलब बुराइयों को मेनली डिस्कस करेंगे क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। और न्यू डेटा प्रोटेक्शन बिल, उसके बाद कैसे इंडिया को फायर प्रूफिंग करनी पड़ेगी ग्लोबल टर्बुलेंस से। और तीसरा अपना टॉपिक आता है दैट इज़ इंडिया इज़ अ साइड, या फिर कह सकते हैं इंडिया इज़ अ पोल, मतलब इंडिया खुद को पोल बता रहा है, तो किस तरह से वो सही है या फिर कितना सही है कितना गलत है और कितना ये आगे चल के सही हो सकता है। ना सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं न्यू डेटा प्रोटेक्शन बिल, या कह सकते हैं पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल की। अभी तो ये बिल है, एक्ट नहीं बना है, तो फिर इसके ऊपर बहुत ढेर सारे पॉइंट्स बन सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ उन पॉइंट्स को डिस्कस करना है जो गवर्नमेंट की तरफ से आए हैं। ना इसमें 6 पॉइंट्स जो है वो कंसर्निंग है। पहला है मिसिंग डेटा प्रोटेक्शन राइट्स, जो डेटा प्रोटेक्शन राइट्स हैं वो मिसिंग है। दूसरा है पर्सनल डेटा प्रोसेसिंग ऑफ चिल्ड्रन, मतलब कि चिल्ड्रन के जो पर्सनल डेटा है उनको किस तरह से प्रोसेस किया जाएगा, गवर्नमेंट के द्वारा या फिर उन पर्टिकुलर कंपनीज़ के द्वारा जो इसको ऑपरेट या प्रोसेस करेंगी। तीसरा है डेटा लोकलाइजेशन रिक्वायरमेंट, मतलब जब डेटा को लोकलाइज किया जाएगा तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और किस तरह से गवर्नमेंट और वो कंपनीज़ इसको लोकलाइज कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी ये। चौथा है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, कि जो फ्रेमवर्क है वो किस तरह से है, कैसा है, कितना सही है, कितना गलत है, कितना ट्रांसपेरेंट है और कितना अकाउंटेबल है टू द कंज्यूमर्स। पांचवा पॉइंट आता है स्टेट बेस्ड प्रोसेसिंग। स्टेट बेस्ड प्रोसेसिंग की बात, मतलब कि स्टेट जो है वो किस तरह से इसमें प्रोसेस करेगा और स्टेट का क्या मतलब अकाउंटेबिलिटी रहती है इस डेटा को लेकर के। छठवां पॉइंट आता है पेनाल्टीज़ प्रोवाइडेड, मतलब कितनी पेनाल्टीज़ इसमें दी गई हैं और किस किस को पेनाल्टी दी गई है। तो पेनाल्टीज़ जो है कंज्यूमर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी अगर सोशल मीडिया यूज़ करता है तो उसके लिए पेनाल्टीज़ वाला जो पोर्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार इस बिल में कंज्यूमर्स के ऊपर भी पेनाल्टी लगाने की बात की गई है और काफ़ी एक बड़ा अमाउंट बोला गया है। नाउ हम लोग एक करके सारे 6 टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं, 6 पॉइंट्स को। पहला पॉइंट है डेटा प्रोटेक्शन राइट्स। डेटा प्रोटेक्शन राइट्स मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि डेटा प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। डेटा प्रिंसिपल्स मतलब कि जिसका डेटा लिया जा रहा है, मतलब कि हम और आप जो सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, तो इनको यूज़ करने वाले जो लोग होते हैं इनको डेटा प्रिंसिपल्स बोला जाता है। और अगर ट्रेडिशनल मार्केट है, जो मार्केट में जाते हैं लोग जो कंज्यूम करते हैं, उन्हें कंज्यूमर बोला जाता है। तो उसी तरह यहाँ पे डेटा प्रिंसिपल्स नाम दिया गया है उन लोगों को जो सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं ना। इसमें 2 राइट्स जो है वो मिसिंग बताए जा रहे हैं। पहला राइट है डेटा पोर्टेबिलिटी का। डेटा पोर्टेबिलिटी का राइट ये कहता है कि लेट्स अज्यूम आपने कंपनी ए में अपना अकाउंट खोला, मतलब एक सोशल मीडिया है ए, उसमें आपने अपना अकाउंट ओपन किया, आपने उसको अपना नाम और जितने भी डिटेल्स उसने मांगे आपने उसको दिया। अब आपका मन कर रहा है कि नहीं, मैं ए कंपनी से, मतलब ए सोशल मीडिया से हट करके बी सोशल मीडिया पे शिफ्ट होना चाहता हूँ और मैं बी सोशल मीडिया को दोबारा अपना डेटा नहीं देना चाहता। तो आपका डेटा जो है कंपनी ए से ट्रांसफ़र होकर कंपनी बी में चला जाए, ऐसी सुविधा गवर्नमेंट के द्वारा इस बिल में कहीं बताई नहीं गई है। तो ये एक कंसर्निंग टॉपिक बनता है कि जब आप डेटा प्रोटेक्शन बिल को ला ही रहे हो तो फिर इन सारे राइट्स को क्यों मिसिंग रखा है। दूसरा पॉइंट आता है राइट टू बी फॉरगटन। राइट टू बी फॉरगटन को इन्होंने राइट टू इरेजर से मिला दिया है। राइट टू इरेजर जो है वो कहता है कि डेटा को कम्प्लीटली इरेज कर देना चाहिए। लेट्स अज्यूम कि आपने कंपनी ए या फिर सोशल मीडिया ए में अपना अकाउंट ओपन किया और अकाउंट ओपन करने के बाद आप उस अकाउंट को क्लोज़ करना चाह रहे हो। तो जब आप अकाउंट क्लोज़ करोगे तो चाहोगे कि अपना डेटा वहाँ से जो भी आपने दिया है वो इरेज हो जाए। तो वो तो सुविधा यहाँ पे अवेलेबल है इस बिल में। लेकिन अगर आपने किसी कंपनी को डेटा दिया और वो डेटा कंपनी जो है वो शो कर रही है सबको, तो अगर आप कहते हो कि आप उस डेटा को हाइड कर दीजिए मेरे लिए, तो उस डेटा को हाइड करने का काम नहीं करेगी। तो मतलब ये वाला जो राइट है ये मेंशन नहीं किया गया है, सीधा इरेज करने का जो है राइट वो दिया गया है। तो इस राइट को थोड़ा सा राइट टू बी फॉरगटन भी यहाँ पे होना चाहिए। दूसरा आता है पर्सनल डेटा प्रोसेसिंग ऑफ चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन की जब बात आती है तो ये होता है कि आज के टाइम पे अगर हम किसी भी कंट्री की बात करते हैं आफ्टर पैंडमिक स्पेशली, तो ऑनलाइन क्लासेस जो है बहुत ज़्यादा चलना शुरू हो गई हैं। और ऐसे में चाहे वो फर्स्ट क्लास का स्टूडेंट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, किसी भी क्लास का ग्रेजुएशन कर रहा हो,
हर कोई इंटरनेट का यूज़ करता है। तो जब हर कोई इंटरनेट का यूज़ कर रहा है तो यहाँ पे बात यह है कि जो एज ऑफ डिजिटल कंसेंट है वो 18 साल है। मतलब कि जब आप डिजिटल कंसेंट देते हो, मतलब आपने डेटा प्रोवाइड करते हो किसी कंपनी को, तो आपकी एज कम से कम 18 ईयर्स होनी चाहिए। तो चिल्ड्रंस को लेकर के ये कैसे वर्क करने वाला है ये अभी तक क्लियरली बताया नहीं गया। और अकॉर्डिंग टू ये जो प्रोसेसिंग ऑफ चिल्ड्रन है, मतलब कि जो चिल्ड्रन के ऊपर है कि चिल्ड्रंस यूज़ नहीं कर पाएंगे फिर अगर इस तरह का लॉ भी आता है तो, क्योंकि इस लॉ में चिल्ड्रंस के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस नहीं लाए गए हैं। क्योंकि डेटा जो प्रोवाइड किया जाएगा वो डेटा प्रोवाइड किया जाएगा 18 साल के ऊपर के लोगों से, और जो चिल्ड्रंस है 18 साल से नीचे वाले भी तो इसको यूज़ कर रहे हैं, तो फिर उनको पेरेंटल कंसेंट की ज़रूरत हमेशा पड़ती रहेगी। मतलब बार बार जितनी बार वो एक्सेस करना चाहेंगे अपने सोशल मीडिया अकाउंट को, तो उनको बार बार पेरेंट से एक परमिशन लेनी पड़ेगी, पेरेंट को उसे अलाउ करना पड़ेगा। इसमें दो चीज़ें आती हैं। ये जो हाई थ्रेशोल्ड है 18 साल का, ये क्या करेगा कि जो इवॉल्विंग कैपेसिटी है बच्चों की, मतलब जो टाइम है बच्चों का इवॉल्व होने का, है ना, तो वो उस टाइम में तो आपने उनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया, तो इससे उनका इवोल्यूशन, मतलब कि उनकी जो बिल्डिंग अप है वो रुक जाएगी। दूसरा कि इट फेल्स टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन टॉडलर एंड चिल्ड्रन। अब ये जो रूल है, मतलब कि एग्जांपल, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि 18 साल से ऊपर के बच्चों, ऊपर के लोगों की जगह इनको जो एज लिमिट है उसको और कम करना चाहिए था, जिससे कि जो छोटे बच्चे हैं वो भी इसको ईजिली एक्सेस कर सकें। और ये जो बिल है ये टॉडलर और चिल्ड्रन के बीच डिफ्रेंशिएट करने में असक्षम है, या फिर कह सकते हैं कि मतलब इसने डिफ्रेंशिएट नहीं किया। टॉडलर क्या होता है, मतलब एक ऐसा बच्चा जो चलना फिरना सीख रहा हो, तो अगर आप उसको कहते हो कि ठीक है आप पेरेंट्स से कंसेंट ले रहे हो, वो समझ में आता है। लेकिन एक बड़ा बच्चा है जो स्कूल में जा रहा है और दुनिया से कनेक्टेड है, तो उसको सोशल मीडिया में व्हाट्सएप यूज़ करना है, तो बार बार उसे कंसेंट लेनी पड़ेगी पेरेंट्स से। तो एक तरह का रेस्ट्रिक्टिव हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन हो जाएंगे उस पर, तो इसके डेवलपमेंट पे ये रुकावट बनेगा। और ये आर्टिकल ये भी कह रहा है, दूसरा पॉइंट, कि अनइक्वल एक्सेस टू इंटरनेट को भी ये प्रमोट कर रहा है। मतलब कि इंटरनेट का इक्वल एक्सेस होना चाहिए, बट यहाँ पे आप जब 18 साल से कम के बच्चों को रोक देते हो तो ये अनइक्वल एक्सेस टू इंटरनेट हो जाता है, क्योंकि बार बार पेरेंट्स से कंसेंट लेनी पड़ेगी। अब पेरेंट्स की कुछ आइडियोलॉजी होगी। लेट्स अज्यूम कि पेरेंट्स को कोई एक चीज़, अगर हम पॉलिटिकल, मेनली क्योंकि इंडिया में पॉलिटिकल डिबेट्स बहुत ज़्यादा चलते हैं, तो मैं पॉलिटिकल एग्जांपल लेता हूँ कि लेट्स अज्यूम पेरेंट्स को पार्टी ए पसंद है और जो बच्चा है वो पार्टी बी के वीडियोस देख रहा है बार बार कि उन्हें पार्टी बी ज़्यादा पसंद आ रही है, तो पेरेंट जो होंगे अपने बच्चे को रोक देंगे कि तुम जो है इस अब सोशल मीडिया तभी यूज़ करो जब तुम पार्टी ए के अच्छाई देखोगे, जब तुम पार्टी ए की अच्छाई करोगे। तो यहाँ पे जो एक कंट्राडिक्टरी जो पॉइंट्स होंगे ना, उनको पेरेंट्स अपने आप ही रोक देंगे। तो वो जो बच्चा है जो जिसको एक बड़ा स्केल मिल रहा है, मतलब बड़े लेवल पे वो जानकारी ले रहा है, सब चीज़ों के बारे में जान रहा है, वो सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगी सिर्फ उसके पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू तक, जो कि उसका खुद का अलग से कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बन पाएगा। तो ये, और साथ ही साथ ये वायलेट करता है कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ चाइल्ड को भी, मतलब कि ये कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ चाइल्ड है जिसको वायलेशन करने का काम ये करता है। तीसरा काफ़ी बड़ा और कंसर्निंग टॉपिक है डेटा लोकलाइजेशन रिक्वायरमेंट्स। मतलब कि हमारे यहाँ जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, सोशल मीडिया कंपनीज़ हैं, वो मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ इंडिया के बाहर की हैं। तो जब इंडिया के बाहर की हैं तो वो करते क्या है कि यहाँ से डेटा स्टोर करके बाहर ले जाती हैं। लेट्स अज्यूम कोई कंपनी ए है वो यूएसए की है, तो वो यहाँ से जो यहाँ का मेरा और आपका डेटा है, जो सोशल मीडिया जो भी लोग यूज़ कर रहे हैं, उनका डेटा वो बाहर स्टोर करेगी। अब बाहर तो इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसकी रीच है नहीं, उसका एडमिनिस्ट्रेशन है नहीं, तो जब डेटा यहाँ से बाहर जाएगा तो उस डेटा का मिसयूज़ भी काफ़ी ईजिली किया जा सकता है। तो इसलिए डेटा लोकलाइजेशन की पॉलिसी भी गवर्नमेंट ने इसमें इनकॉर्पोरेट करी है कि अगर आप इंडिया के लोगों का डेटा ले रहे हो तो आपको डेटा इंडिया के बाउंड्री के अंदर ही स्टोर करना है, और वो भी फिजिकल फॉर्म में स्टोर करना है। कि अगर लेट्स अज्यूम कि एक पेन ड्राइव में स्टोर करना है, ऑब्वियसली पेन ड्राइव में स्टोर नहीं होगा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि फिजिकल फॉर्म में स्टोर करना है, कि आपका एक ऑफिस होना चाहिए, उस ऑफिस में एक बड़ा स्टोरेज होना चाहिए और उसमें सारे डेटा को स्टोर किया जा सके, जिससे कि इंडिया गवर्नमेंट बार बार
एक चेक कर सके कि हाँ आप डेटा को कहीं पे सेल तो नहीं कर रहे हो, डेटा से कोई मिसयूज़ तो नहीं कर रहे हो उस डेटा का। तो दूसरा इशू क्या आता है? इशू ये आता है कंप्यूटेशनल कॉस्ट। अब जब कोई कंपनी इंडिया में कुछ डेटा स्टोर करेगी तो उसको कंप्यूटेशनल कॉस्ट देनी पड़ेगी, ऑपरेशनल कॉस्ट देनी पड़ेगी, और सिक्योरिटी रिस्क भी यहाँ पे बन जाएगा, क्योंकि कोई भी कंट्री है तो वहाँ पे थेफ्ट वगैरह, चोरियाँ वगैरह होती रहती हैं। तो जब ऑफिस बनेगा तो सिक्योरिटी भी देनी पड़ेगी। वो जो ऑपरेशन होगा पूरा मतलब कि वहाँ पे लोग बैठेंगे, उसको चेक करेंगे, ये सारा काम करने वाले लोग होंगे, तो उनको भी कॉस्ट देनी पड़ेगी। तो इसका बर्डन कंपनी पे आएगा, और फिर कंपनी ये चाहेगी कि हम जो है कंज्यूमर या फिर जो भी डेटा प्रिंसिपल है हम उससे सारा इसकी कॉस्ट लें। तो ये एक बन जाता है कि कॉस्टली हो जाएगा फिर लोगों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस करना, है ना। या फिर जो भी सोशल मीडिया ज़रूर नहीं है, कोई भी चीज़ हो सकती है जहाँ पे आप डेटा अपना प्रोवाइड कर रहे हो। 2019 में जो बिल आया था, मतलब डेटा प्रोटेक्शन बिल आया था, उस बिल में ये था कि 3 कैटेगरीज थी जिसमें कुछ डेटा यहाँ स्टोर होता, कुछ डेटा बाहर स्टोर होता। लेकिन 2022 में जो आया उसमें ये हो गया कि नहीं, पूरा का पूरा डेटा इंडिया में ही स्टोर किया जाएगा, जिससे कि हम डिजिटल सोवेरेनिटी के कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकें। नाउ यहाँ पे चौथा पॉइंट आता है हमारा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या कहता है? जो पुराना ड्राफ्ट था, पुराना बिल था, उसमें यह था कि ज़्यादातर मोस्ट और इम्पॉर्टेंट पावर्स जो होंगी वो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के हाथ में होंगी, जैसे रेगुलेशन मेकिंग, एनफोर्समेंट करना, एडजुडिकेशन करना, मतलब जितने भी ज़्यादातर बेसिक काम होंगे वो सारे डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के हाथ में होंगे। लेकिन जो नया जो बिल आया है 22 का, उसमें यह है कि जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड है वो कम पावर उसको दी गई है। 22 में से सिर्फ 14 पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में दी गई हैं। ठीक है, मतलब कि जो 22 क्लॉजेज हैं इस बिल में, जिसमें से 14 जो क्लॉज हैं वो गवर्नमेंट के हाथ में है। मतलब कि डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड जो है बचे कुछ टॉपिक्स पे ही क्या कर सकता है, सारे रूल्स बना सकता है। मतलब कि जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड है उसकी पावर को कम कर दिया गया है। और दूसरी बात, ये जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड है इसको अपॉइंट करने वाली भी गवर्नमेंट ही होगी। ओवरऑल गवर्नमेंट का कंट्रोल डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड पे भी होगा, और गवर्नमेंट के जो खुद के टॉपिक्स है जिन पे वो रूल बना सकती है उस पे भी होगा। इसका मतलब ये है, प्रॉब्लम कहाँ राइज हो रही है? प्रॉब्लम ये राइज होती है कि गवर्नमेंट जो है खुद एक लार्जेस्ट डेटा फिड्यूशरी है इंडिया में, कंट्री में, है ना। किसी भी कंट्री में गवर्नमेंट जो होती है वो सबसे लार्जेस्ट डेटा फिड्यूशरीज होती है। अब डेटा फिड्यूशरी क्या होता है? जो डेटा को स्टोर करता है। एग्जाम्पल, आपका राशन कार्ड बना होगा, आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना होगा, नहीं तो आधार कार्ड तो बना ही होगा, या फिर और ऑफिशियल आईडीज़ भी बनी होती हैं। तो इन आईडीज़ में क्या होता है? आपका डेटा है। अब ये डेटा किसके पास है? ये डेटा गवर्नमेंट के पास है। तो जब गवर्नमेंट ही रेगुलेट करेगी, मतलब गवर्नमेंट ही रूल्स बनाएगी, और गवर्नमेंट खुद एक बहुत बड़ी डेटा फिड्यूशरी है, मतलब खुद ही ये काम कर रही है डेटा को रखने का, तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इसका मिसयूज़ भी कर सकती है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। तो ये इम्पॉर्टेंट हो गया है कि एजेंसी जो बन रही है, मतलब जैसे जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड बन रहा है, ये बोर्ड गवर्नमेंट से थोड़ी सी दूरी पे होना चाहिए। दूरी का मतलब कि गवर्नमेंट ना इसको अपॉइंट करके इसे थोड़ा सा सोवरेन, मतलब सोवरेन का मतलब इंडिया से बड़ा नहीं, गवर्नमेंट से बड़ा नहीं, लेकिन हाँ एक न्यूट्रल बॉडी होनी चाहिए। जैसे इलेक्शन कमीशन है, हमारे कोर्ट हैं, जुडिशरी जिस तरह वर्क करती है, उसी तरह से डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड भी एक बनना चाहिए, जिससे कि वो अपनी न्यूट्रल वे में काम कर सके, और उसको अलग एक पावर देनी चाहिए जिससे वो खुद से सारी चीज़ें रेगुलेट कर सके। क्योंकि ये तो एकदम वैसा हो गया कि किसी बच्चे को डंडा पकड़ा दिया और कहा कि तुम गलती करो तो खुद को मार लेना। तो उसी तरह से गवर्नमेंट खुद ही डेटा रख रही है और खुद ही डेटा को रखने के रूल्स बना रही है कि कब डेटा उसको यूज़ कर सकते, तो कभी गवर्नमेंट खुद को पनिश करेगी ही नहीं, है ना। दिस इज़ द पॉइंट कि गवर्नमेंट खुद को क्यों पनिश करने जाएगी, है ना। तो ये वाला और डेटा का मिसयूज़ भी वाला पॉइंट भी आ जाता है। गवर्नमेंट हैज़ पावर टू स्पेसिफाई फेयर एंड रीजनेबल, मतलब कि गवर्नमेंट के पास ये भी पावर है, मतलब इस बिल में ये भी मेंशन है कि फेयर और रीजनेबल प्रैक्टिसेस के लिए गवर्नमेंट बिना कंसेंट के आपके दिए हुए डेटा को यूज़ कर सकती है। अब जब वो बिना आपके कंसेंट के डेटा को यूज़ कर सकती है,
और फेयर एंड रीजनेबल रीजंस क्या होंगे उन्होंने ये भी नहीं बताया। दूसरा, नेशनल सिक्योरिटी के लिए, इंडिया की इंटीग्रिटी के लिए, इन सब चीज़ों के लिए भी इस डेटा को यूज़ किया जा सकता है विदाउट आपकी कंसेंट के। तो पॉइंट ये बनता है कि ये सारे टॉपिक्स अगर इस बिल में स्पेसिफाई कर दिए जाएं कि नेशनल सिक्योरिटी में क्या क्या बातें हो सकती हैं, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया में क्या क्या बातें हो सकती हैं, फेयर एंड रीजनेबल रीजंस में क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं, तो आदमी उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के अपने डेटा को प्रोवाइड करेगा। लेकिन ये सारे पॉइंट्स मेंशन नहीं किए गए। तो गवर्नमेंट का यहाँ पे एक डेटा को मिसयूज़ करना भी निकल के आ सकता है आने वाले टाइम में, अगर ये बिल इसी तरह से अप्लाई किया जाता है तो। नाउ स्टेट बेस्ड प्रोसेसिंग्स, मतलब जो स्टेट है, वही मैंने आधी बातें तो इसमें बताई दी हैं, बट स्टिल फिर से मैं एक बार बता देता हूँ वही कि गवर्नमेंट इस डेटा को कैसे भी यूज़ कर सकती है फेयर रीजनेबल पर्पस बता करके, है ना। इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सोवरेनिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस के यूज़ में आने के लिए डेटा को आपको यूज़ किया जा सकता है। और साथ ही साथ ये जो रूल्स हैं हमारे, ये रूल मतलब कि स्टोरेज लिमिटेशन, जैसे कि कंपनी ए ने आपका डेटा लिया, 1 साल तक आपने अकाउंट बनाया, 1 साल के बाद आपका अकाउंट डिलीट हुआ तो आपका डेटा भी उस कंपनी से डिलीट हो जाना चाहिए। ये रूल तो कंपनी के लिए है, लेकिन गवर्नमेंट के लिए ऐसा कोई भी रूल मेंशन नहीं है। मतलब आपने एक बार डेटा प्रोवाइड कर दिया तो वो डेटा गवर्नमेंट के पास इनफाइनाइट पीरियड तक रहेगा, जब तक वो रखना चाहे। तो ये भी एक बड़ा कंसर्निंग टॉपिक बन जाता है। फिर पेनाल्टीज़ क्या है? कंपनीज़ के ऊपर तो 500 करोड़ तक की पेनाल्टीज़ हैं अगर वो डेटा का मिसयूज़ करती हैं तो, और अगर नहीं बताती, अगर डेटा ब्रीच होता है, इन केस डेटा चोरी हो गया और कंपनी ने गवर्नमेंट को और जो कोई भी उसका मतलब डेटा प्रिंसिपल है उसको नहीं बताया, तो उसके ऊपर 150 करोड़ का फाइन लगता है। तो ये तो कंपनी के ऊपर है क्योंकि कंपनी वहाँ से प्रॉफिट जनरेट कर रही है। लेकिन जो डेटा प्रिंसिपल है, जो कंज्यूमर है, मैं बार बार कंज्यूमर इसलिए बोल रहा हूँ जिससे आप रिलेट कर लो इजीली, बाकी डेटा प्रिंसिपल बोला जाएगा इस केस में। तो जो डेटा प्रिंसिपल है वो तो कोई प्रॉफिट जनरेट कर नहीं रहा यहाँ से। मोस्ट ऑफ द जो डेटा प्रिंसिपल्स होते हैं वो यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं, कि टाइम पास के लिए आते हैं थोड़ा सा, या फिर और कोई छोटे मोटे काम के लिए आते हैं, तो उनको तो प्रॉफिट हो नहीं रहा। बट गवर्नमेंट ने उनके ऊपर भी 10,000 का फाइन लगा रखा है कि अगर कोई भी ऐसा एप्लीकेबल लॉ है और उसको फॉलो कंप्लाई नहीं करता जो कोई भी यूज़र है उससे, और साथ ही साथ कोई अगर फॉल्स या फ्रिवलेस कंप्लेन आती है और वो कंपनी तक या फिर ये जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड है उस तक नहीं पहुंचाता ऐसी फॉल्स और फ्रिवलेस कंप्लेंट्स को, तो उसके ऊपर 10,000 का फाइन लगाया जा सकता है। ओवरऑल मतलब ये एक तरह का कुछ ज़्यादा ही एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे निकल के सामने आता है। बाकी यू कैन कमेंट डाउन एंड टेल कि इसमें क्या क्या पॉजिटिव बातें भी हो सकती हैं, किस तरह से ये बेटर है हमारे इंडिया के लिए। नाउ ये सारी कंसर्निंग टॉपिक थे जो हर एक यूज़र और जो कंपनी है उन दोनों के लिए ज़रूरी है।